हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो 11th की क्लास में हमने दो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया था, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर हम लोग को चल रहा है, जहाँ पर हमने डिस्कस किए थे दो क्वेश्चन। आज मैं एक थर्ड क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम करेंगे कोशिश इसे करने की, और बिल्कुल एंजॉय करिए, है ना। आराम से, शिद्दत से, आराम से चीज़ों को सीखना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम, मैंने जैसे आपको पहले की वीडियोस में कहा हुआ है कि टाइम आपको लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें हैं और बड़ा ब्रॉड सिस्टम है, तो फिर सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अब आज का सेशन चालू करें। तो जो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन होगा, है ना। क्वेश्चन देखो आपका फ्लैश हो चुका है। क्वेश्चन आपसे कहता है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला हमारे पास है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 हमें दिया है। फिर दिया है बॉट फर्नीचर फॉर ₹500। उसके बाद आगे लिखता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000। आगे कहता है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 फॉर ₹700। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ आराम से। एक बार क्वेश्चन आप रीड कर लें पहले। फिर है आपका रिसीव रेंट ₹200। देन लिखा है परचेज गुड्स ऑफ कैश ₹1000 लिखा है। देन विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹700 लिखा हुआ है। पेड टू क्रेडिटर ₹400। आगे लिखता है कि पेड फॉर सैलरीज ₹200। तो ये हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर हमने देखना है कि कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है या फिर सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, बात देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट किस तरीके से हमारा होगा। फॉर्मेट विल बी, ठीक है, सॉल्यूशन आपने लिखा, सॉल्यूशन थर्ड फोर्थ जो भी आपको चल रहा है वो आपने लिखा। देन आपने यहाँ पे लिखा ट्रांजेक्शन, एक कॉलम बनेगा ट्रांजेक्शन का। स्टार्टिंग में आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि सीखने के लिए यही बेस्ट टेक्निक है। बाद में आप इसको इग्नोर भी कर देंगे चलेगा, बट फिलहाल करना इसी तरीके से, और एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में नंबर देगा। अच्छा, फिर बात करें, हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला इज दी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक, फिर मैंने आपको टेक्निक क्या बताई थी कि आपने पूरा क्वेश्चन रीड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसेट्स के नीचे कितने कॉलम बन रहे हैं, अलग अलग कॉलम बनते हैं, है ना। लाइबिलिटीज में कौन कौन से कॉलम बन सकते हैं, और कैपिटल के नीचे कुछ नहीं बनता, बिकॉज कैपिटल कैपिटल है, तो कैपिटल के नीचे कॉलम कैपिटल ही खुलेगा। लेकिन लाइबिलिटीज और एसेट्स, हमें ये जो ट्रांजेक्शन हमें दिए हैं, जितने भी ये इवेंट्स दिए हैं, इकोनॉमिक इवेंट जिन्हें हम ट्रांजेक्शन कह रहे हैं, इनको पढ़ने के बाद हमें समझ में आना चाहिए कि कितने कॉलम बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारा ट्रांजेक्शन कहता है कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। मनु ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। ये आपकी कंपनी और ये आपका मनु। तो क्या होता है, मनु ने क्या किया, इस फर्म को दिया ₹50,000। फर्म के पास ₹50,000 आया, कैश आया कि नहीं आया। मन्नू ने फर्म को दिया ₹50,000, तो फर्म के पास कैश आया, फर्म के पास कैश आया, और इसी कैश को वो कैपिटल कह रही है, इसी कैश को वो कैपिटल कहती है। ठीक है बात, यानी हमारी एसेट्स साइड एक कॉलम खुलेगा जिसका नाम होगा कैश। ठीक है, तो पहला हमारा जो आइटम खुलेगा वो कैश का कॉलम खुलने वाला है, बिकॉज कैश कंपनी के पास आया हुआ है और कैपिटल का ऑलरेडी हमने बना के रखा है, तो यहां पर रिपीट कर दें इसको एज इट इज कैपिटल। ठीक बात, अच्छा समझते हैं अगली बात। लिखा है कि बॉड फर्नीचर फॉर ₹500। हमने ₹500 का एक फर्नीचर खरीदा। अब क्या हुआ होगा, आप गए मार्केट, आपने शॉपकीपर को दिए ₹500, यानी अपने जेब से दिए ₹500, और सामने वाले से खरीद लिया फर्नीचर। तो फर्नीचर कहीं ना कहीं मेरी एसेट्स है ना, एसेट्स मेरी। अब अगर मेरी एसेट्स है तो मुझे यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। एसेट साइड एक और कॉलम खुलेगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, फर्नीचर। ठीक है बात, तो एक आपका फर्नीचर के नाम से एक कॉलम यहाँ फिर खुला। अच्छा, अगला लिखा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदी हैं उधार में। आपने क्या खरीदी है, गुड्स खरीदी हैं। गुड्स का मतलब क्या था, मैंने आपसे कहा था कि जो गुड्स हैं, है ना, ये गुड्स का मतलब हुआ सामान, और इसी को हम लोग स्टॉक बोल रहे होते हैं, इसी को हम लोग स्टॉक बोल रहे होते हैं, है ना। तो हमारा स्टॉक अपने आप में एसेट्स है। अगर एसेट्स है तो एक कॉलम यहाँ फिर खुलेगा स्टॉक के नाम से, एक कॉलम फिर खोल लीजिए स्टॉक के नाम से। लेकिन ये स्टॉक खरीदा कैसे, उधार खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। अगर अब उधार खरीदा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सामने वाले को मुझे देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देना तो पड़ेगा ना। और जो फ्यूचर में देना पड़ेगा वो हुआ मेरा इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन को मैं बोल रहा हूँ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड एक कॉलम खुलेगा विद द नेम ऑफ क्रेडिटर, यानी जिनसे हम सामान उधार लिया करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, एग्जैक्टली हम उन्हें क्रेडिटर बोलते हैं। तो एक कॉलम यहाँ पर फिर खुलेगा आपका क्रेडिटर के नाम से। ठीक है बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्रेडिटर के नाम से एक कॉलम खुलेगा। अच्छा, अगला पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स, यानी बात हो रही है गुड्स की, यानी स्टॉक की बात हो रही है। स्टॉक का कॉलम ऑलरेडी हमने मेंटेन कर दिया है। ऑन कैश, फिर कैश की बात हो रही है, कैश वाला कॉलम भी मेंटेन है ऑलरेडी, है ना। 500 का 700 बेच दिया, ये बात की बात है। क्या हुआ इसको फिर देखेंगे। रिसीव रेंट, आपने रेंट रिसीव किया ₹200। अब रेंट रिसीव करना क्या हुआ,
ना तो कोई एसेट्स बेची गई, ना कोई लाइबिलिटी पैदा हुई, है ना। ऐसा जब हम करते हैं ना, मतलब जहां पर हम ना कुछ बेच रहे हैं और ना कुछ खरीद रहे हैं, फिर भी हमारे कैश पर इंपैक्ट पड़ रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है, उस केस में स्पेशल कॉलम नहीं खुलते, क्योंकि रेंट देने से ना तो कोई सामान आपके पास जुड़ा, ना कोई लाइबिलिटी आपकी पैदा हुई। तो हम बना रहे हैं लाइबिलिटीज और एसेट्स, तो कोई कॉलम एटलीस्ट नहीं खुलेगा। देखें, फिर परचेज गुड्स, बात हो रही है गुड्स की, स्टॉक का ऑलरेडी बना चुके हैं। कैश की बात हो रही है, कैश का ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ भी कोई कॉलम नहीं खुलने वाला। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹700, यानी अगर आप 700 रुपए या 800 रुपए, 1000, 2000 जो भी आप अमाउंट निकालते हैं फॉर द पर्सनल यूज, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग का कोई स्पेशल कॉलम नहीं खुलता, क्योंकि ड्राइंग ना तो कोई एसेट्स है और ना कोई लाइबिलिटीज है, तो कॉलम यहाँ भी नहीं खुलेगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं पेड टू क्रेडिटर ₹400, आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने सामान उधार लिया था उनको आपने पेमेंट कर दी, यानी बात हो रही है क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर वाला कॉलम ऑलरेडी खुला हुआ है। बात करें अगले वाले की, पेड फॉर सैलरीज ₹200, आपने सैलरी पे करी, है ना। सैलरी पे करते वक्त जरा सोचो, कोई सामान जुड़ता है क्या हमारे पास, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं हम उन्हें सैलरी पे कर रहे हैं ना, मतलब हम उनको कैश दे रहे हैं, तो कैश की बात तो हो रही है, तो कैश वाला कॉलम तो ऑलरेडी मेंटेन है, लेकिन क्या कोई लाइबिलिटी पैदा हुई, नहीं, तो लाइबिलिटी साइड कोई कॉलम नहीं खुलेगा। तो इतने आपके कॉलम खुलने वाले हैं। एसेट साइड में आपके पास कैश आया, फर्नीचर आया, स्टॉक आया, और लाइबिलिटी साइड आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम खुला, इसका नाम है क्रेडिटर। ठीक बात, तो हमें सबसे पहले तो ये मेंटेन करना आ जाए कि कितने कॉलम इसमें खुल रहे हैं। एक बार अगर हमें ये आ जाए ना कि कितने हेड्स यहाँ बन रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर हेड बनने वाले हैं, अगर हमको इतना समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन हो गया, फिर कहानी बहुत आसान हो चलती है, फिर दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं आती। अब देखें, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। क्या हुआ, मनु ने फर्म को दिए 50,000 रुपए, तो फर्म के पास कैश आया पहली बात तो, और अगर कैश आया तो फर्म दिखाएगी भाई हमारे पास यहाँ 50,000 रुपये आया हुआ है, फर्म ने दिखा दिया। इस इवेंट में, यानी जो ये इवेंट हुआ था जब मनु ने अपने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो कंपनी के पास कैश आया। फर्नीचर की कोई बात नहीं हुई है पहले वाले में, है ना। यहाँ स्टॉक की बात भी नहीं हुई है, यहाँ क्रेडिटर की बात भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ कैपिटल की बात हुई है। इसी कैपिटल को हम कैश जो हमारा 50,000 आया, इसी को हम बोल रहे हैं कैपिटल, तो दोनों साइड इंपैक्ट पड़ेगा इक्वल, है ना। जब भी आप किसी भी इवेंट को सॉल्व करें या किसी ट्रांजेक्शन को सॉल्व करें ना, तो देखें कि दोनों साइड इंपैक्ट सेम पड़ना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ +50 लिखा और यहाँ भी +50 लिखा, तो दोनों साइड कहानी सेम होनी चाहिए, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। देखें अगली बात में, देखें बॉट फर्नीचर ऑफ ₹500। क्या हुआ, आप मार्केट गए, आपने सामने वाले को दिए 500 रुपए दिए, उसने इसके बदले आपको दिया फर्नीचर, है ना। तो कहानी क्या हुई, मेरे जेब से 500 रुपए चले गए, जेब से इन द सेंस इस कैश वाले कॉलम से चले गए गुरु 500 रुपए, तो यहाँ -500 लिखेंगे आप, प्लस फर्नीचर भी तो आया 500 रुपए का, आया कि नहीं आया। 500 रुपए कैश गए जरूर, लेकिन उसके बदले एक फर्नीचर भी तो आया 500 रुपए का, तो मैंने फर्नीचर वाले कॉलम में 500 रुपए ऐड कर दिया। स्टॉक पर कोई इवेंट या सॉरी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, और कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फर्स्ट दो लिखने हैं शुरुआत के, पहला और दूसरा लिख लिया, अब इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बारी सॉल्व करने की आती है, अब हमें सॉल्व करते हुए चले। तो 50,000 रुपए थे आपके पास, 500 चले गए तो बच्चे बेटा 49,500। ठीक, प्लस आपके 500 का आपके पास फर्नीचर अभी तक है, स्टॉक आपके पास अभी भी 0 है, क्रेडिटर आपके पास अभी भी 0 है, और कैपिटल अभी भी आपकी 50,000 बनी हुई है। ठीक है बात, चलिए अगला समझते हैं। अगले में लिखा है कि परचेज गुड्स, मतलब स्टॉक की बात हो रही है, हमने गुड्स खरीदी है, स्टॉक खरीदा है, तो स्टॉक आया होगा हमारे पास। ठीक, अच्छा गुड्स आई हमारे पास कितने की, 4,000 रुपए की, लेकिन कैसे खरीदी है, कह रहा बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में खरीदी है। आपने गुड्स खरीदी उधार में, तो आप बाजार गए, आप स्टॉक ले आए, स्टॉक तो ले आए आप 4,000 रुपए का, तो स्टॉक तो आपका प्लस होगा क्योंकि आपका स्टॉक 4,000 रुपए का आ चुका है, लेकिन इसके बदले कैश नहीं गया, कैश नहीं गया, खरीदा कैसे है, उधार, और जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनको बोलते हैं हम क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। तो क्या होगा इंपैक्ट, अल्टीमेट लेवल पर कैश का इंपैक्ट 0, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं, कहीं गया नहीं गया। फर्नीचर नहीं कुछ हुआ, स्टॉक यस, 4,000 का स्टॉक हमारे पास आ चुका है, इक्वल्स टू क्रेडिटर हुए यस, क्योंकि वो जो 4,000 में स्टॉक लेकर आया हूँ उधार जिनसे लाता हूँ उनको क्रेडिटर बोल रहा हूँ। ठीक बात, और यहाँ पर इंपैक्ट 0। अब देखें, अब इसको फिर सॉल्व करें आप लोग ना, फिर आप सॉल्व करने बैठे, कितना आ रहा देखें, 49,500 कैश विल रिमेन सेम, और फर्नीचर अभी भी 500 रुपये का है आपके पास। देन स्टॉक की बात करें, इट इज़ ऑफ ₹4,000, बात करें क्रेडिटर्स की ऑफ ₹4,000, बात करें कैपिटल की, इट इज़ ऑफ ₹50,000 एज रिमेन। नाउ अगला हम पढ़ें,
लिखा है सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेची हैं अभी, गुड्स मतलब हुआ आपने स्टॉक बेचा है, ठीक है, आपने स्टॉक बेचा है, ठीक बात। अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, बेचा कैश में है, उधार नहीं बेचा आपने, आपने कैश बेचा। अब अगर आप कैश में बेचोगे सामान तो आपके पास कैश आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल जनरल सी बात है, अगर आपने कोई सामान बेचा आपको कैश आएगा ना, तो यहाँ भी कैश आया होगा। अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट ₹500 एट ₹700, क्या मतलब हुआ, स्टॉक था आपके पास 500 रुपए का, ठीक बात, आपने सामने वाले को चिपका दिया 700 रुपए का, ऐसी मतलब ये बात हुई है कि स्टॉक आपके पास था 500 रुपए का, आपने सामने वाले को चेप दिया कितने का, 700 रुपए का, मतलब इन कंडीशन में आपको 200 रुपए का प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट तो हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको 200 का प्रॉफिट हो चला, मतलब सामान था आपका 500 रुपए का, स्टॉक था आपका 500 रुपए का, आपने सामने वाले को बेच दिया 700 रुपए का। अब अगर 700 रुपए का बेचा होगा तो क्या होगा, मेरे पास 700 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, +700, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, +700, क्योंकि मेरे पास 700 रुपए तो आए। बात करें फर्नीचर की तो कोई बात हुई नहीं है, इस वाले स्पेशल केस में नहीं हुई है। बात करें स्टॉक की, बिल्कुल भाई स्टॉक आपका चला गया 500 रुपए का, नहीं चला गया, 700 आए हैं लेकिन स्टॉक तो 500 का ही था, सामान तो 500 वाला था ना, तो आपने 500 रुपए माइनस किए स्टॉक से, बिकॉज 500 का स्टॉक चला गया, उसके बदले आपके पास 700 रुपए कैश आए हैं, तो आपने यहाँ कैश 700 रुपए दिखाया। अब जो आपको ये प्रॉफिट है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि 200 का प्रॉफिट आपको हुआ, बिल्कुल हुआ, 500 का सामान था, 700 बेचा आपने, 200 का जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, लॉस हमेशा कैपिटल से लेस की जाती है, याद रखना इस पॉइंट को, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट हमेशा आपकी कैपिटल में ऐड होता है, और अगर आपको लॉस होती है तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कैपिटल, ठीक बात। तो यहाँ हम 200 रुपये प्लस कर देंगे, हम अल्टीमेट लेवल पर 200 रुपये यहाँ से यहाँ प्लस कर देंगे, सॉरी। अब देखते हैं इम्पैक्ट, देखें दोनों साइड क्या पड़ रहा है, 700 प्लस में है और 500 रुपये माइनस में है नहीं है ऐसा, 700 रुपये प्लस में और 500 रुपये माइनस में, तो अल्टीमेट क्या हुआ, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 700 से 500 रुपये के 200 का इम्पैक्ट पड़ा, मतलब यहाँ पर 200 रुपये का इम्पैक्ट पड़ रहा है एसेट साइड, वहां देखिए कितना किया मैंने 200। तो हर एक इवेंट ना, हर एक ट्रांजेक्शन सेम इंपैक्ट डालता है बोथ साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल समझने वाला मुद्दा है कि दोनों साइड इंपैक्ट बिल्कुल सेम पड़ता है, ठीक है बात। चलिए करें इसको सॉल्व, यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली, इसको हम सॉल्व करने बैठते हैं कि कितना आ रहा है। 49,500 का आपके पास कैश पहले था, 700 आपके पास फिर आ गया, 7 5 12 कैरी 1 10 कैरी 1, तो ये हो गया आपके पास 50,200 का कैश अवेलेबल है फिलहाल, और 500 का फर्नीचर बना हुआ है। बात करें 4,000 का स्टॉक था, उसमें से 500 का बेच दिया गया, तो बचा आपके पास 3,500 का स्टॉक, अब बचा ना 3,500 का। यहाँ पर आपके पास जो क्रेडिटर है वो अभी भी 4,000 बने हुए हैं, और जो कैपिटल है 50,000 रुपये थी आपके पास, 200 का आपको बेनिफिट हुआ, तो ये हो गया 50,200, ठीक है बात। अब अगर आप सॉल्व करने बैठे ना, इन दोनों को जोड़े और इन दोनों तीनों को जोड़े तो इंपैक्ट बिल्कुल सेम आएगा, दोनों साइड इक्वल आ रहा होगा सम, वही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखें, रिसीव रेंट ऑफ ₹200, मतलब आपने क्या करा, आपने रेंट रिसीव किया है ना, रेंट तो खाली नाम है इसका, तो आपने रेंट रिसीव किया 200 रुपए का, ठीक बात। क्या हुआ, मेरे को रेंट के नाम से 200 रुपए आए। अब अगर आपने रेंट रिसीव किया होगा तो 200 रुपए आपकी जेब में आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए, तो आप कैश वाले कॉलम में से प्लस 200 कर देंगे। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। फर्नीचर की कोई बात नहीं हुई, और स्टॉक की कोई बात नहीं, क्रेडिटर की कोई बात नहीं। अब बताओ कैपिटल में क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे, रेंट आपके पास 200 रुपए आया, ये 200 रुपए क्यों आया, ना तो आपने कुछ बेचा ना कुछ आपने खरीदा, सिंपल सी मेरी बात याद रखना, इस इवेंट में जब आपने रेंट रिसीव किया 200 रुपए आपके पास रेंट आया, तो आपने ना तो कुछ बेचा और ना कुछ खरीदा। जब हम कुछ ना तो बेचते हैं और ना कुछ खरीदते हैं, फिर भी हमारा कैश आता या जाता है, तो उसका सेम इंपैक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रेंट रिसीव किया, लेकिन रेंट रिसीव करना कोई बेचना थोड़ी है, कोई खरीदना थोड़ी है, लेकिन फिर भी हमने 200 रुपए रिसीव किए। अब अगर 200 रुपए रिसीव किए तो कैश और कैपिटल दोनों पर सेम इंपैक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ कैश 200 से प्लस हो रहा है तो कैपिटल भी 200 से प्लस होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +200, ठीक बात। आई होप क्लियर हो रहा होगा मामला, है ना, मामला क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात। 50,200 आपके पास पहले से 200 और आ गए तो हो गया 50,400 रुपये। अब आपके पास हो गया 50,400, आपके पास फर्नीचर 500 का है अभी भी, और 3,500 रुपये का आपके पास स्टॉक बना हुआ है। क्रेडिटर आपके पास अभी भी 4,000 के बने हुए हैं, और कैपिटल आपकी 50,200 पहले थी, अब 200 आ गया तो हो गया 50,400 रुपये, ठीक है बात। ये कहानी हो गई कैपिटल की। अच्छा, बात करें परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। अब अगला ट्रांजेक्शन आपसे कह रहा है कि हमने गुड्स खरीदी, भाई गुड्स खरीदी हैं कितने की, 1,000 रुपए की। कैसे, कैश में खरीदी, मतलब मैं मार्केट गया, मैं 1,000 रुपए का स्टॉक लेकर आया,
तो 1000 रुपये का अगर स्टॉक लेकर आया तो सोचो ना, स्टॉक वाले कॉलम में 1000 प्लस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन ये आया कैसे, नगद, मतलब मेरी जेब से 1000 रुपये गए भी हैं, मतलब हुआ क्या, स्टॉक तो आया लेकिन कैश चला गया। तो होगा क्या, यहाँ करेंगे आप -1000, यहाँ आप करेंगे -1000 क्योंकि कैश आपका गया है, फर्नीचर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और स्टॉक में 1000 प्लस करेंगे क्योंकि आपका स्टॉक भी तो आया 1000 रुपये का, आपके पास कोई सामान भी तो आया 1000 रुपये का, 1000 अगर गए हैं तो आया भी तो है, तो 1000 आपने स्टॉक प्लस कर दिया। यहाँ क्रेडिटर में इंपैक्ट 0, कैपिटल पर इंपैक्ट 0। करें सॉल्व, कहानी क्या बन रही है फिर देखते हैं। अब कहानी बन रही है आपकी, है ना, ये बच जाएगा आपका 49,400 प्लस 500 का आपका फर्नीचर, स्टॉक आपका हो गया 4,500 का, और इधर बात करें तो 4,000 रुपये का आपका क्रेडिटर अभी भी है, और प्लस 50,400 की कैपिटल आपकी अभी भी है बच्चों। ठीक है बात, आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, यहाँ तक की क्या बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखें अगला हमारे पास कह रहा है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹700। अब क्या हुआ, 700 रुपये कंपनी से निकाले गए, कंपनी के कैश वाले बैलेंस से 700 रुपये निकाले गए फॉर द पर्सनल यूज, इसे हम बोल रहे हैं ड्रॉइंग। अब अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ, कंपनी का कैश गया कि नहीं गया, कंपनी का कैश 700 रुपये गया या नहीं गया, बिल्कुल गया भाई, 700 रुपये गया। अब इस 700 रुपये जाने में सोचो, कुछ बेचा आपने, कुछ खरीदा आपने, आपका आंसर है नहीं, हमने ना तो कुछ बेचा ना कुछ खरीदा। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जहां हम ना कुछ बेच रहे हैं ना कुछ खरीद रहे हैं और कैश फिर भी आ रहा है या जा रहा है, उसका सेम इंपैक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 700 माइनस करने पड़ेंगे ना, अगर आपके पास से 700 रुपये चले गए, भले फॉर द पर्सनल यूज निकाले हैं ओनर ने, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, लेकिन 700 रुपये गए ना आपकी कंपनी से, अगर गए हैं तो 700 रुपये कैश वाले कॉलम से भी माइनस करेंगे आप, और कैपिटल से भी आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे -700, है ना, बाकी सारे इंपैक्ट 0 आएंगे आपके, और आपकी जो कैपिटल है वो भी आपकी माइनस, है ना, वो भी आपकी -700 बच्चों होगी। ठीक है बात, करते हैं सॉल्व, कितना बन रहा है अल्टीमेट इफेक्ट देखते हैं, है ना। तो यह है आपका 700, 14 से 7 गया 700 है, यहाँ रहा 8, तो ये बचा आपका 700, और ये बना आपका 500 प्लस 4,500 और इक्वस टू 4,000 एज इट इज। ठीक है बात, इक्वस टू आपका आया, सॉरी नॉट इक्वस टू, प्लस 50,400 थे आपके पास, 700 आपके पास चले गए, तो 14 से 7 गया तो 7, और यहाँ आपका 9, यहाँ 4, 49,700 का इम्पैक्ट या अमाउंट सॉरी आ रहा है। ठीक बात, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है अगला ट्रांजेक्शन, हमारे पास है पेड टू क्रेडिटर ऑफ ₹400। हमने अपने क्रेडिटर्स जो थे, जो अभी तक हमारे क्रेडिटर थे 4,000 रुपये के हैं अभी तक, यहाँ इनको 400 रुपये की पेमेंट कर दी 400 रुपये की पेमेंट। अब अगर आप 400 रुपये की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा भाई, कैश जाएगा मेरे पास से, जाएगा कि नहीं जाएगा कैश, तो कैश चला गया 400 रुपये, तो करते हैं -400, तो हमने यहाँ पे किया -400, बाकी ये इम्पैक्ट 0 है ना, स्टॉक का इम्पैक्ट 0, लेकिन क्या क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। आपने देने थे सामने वाले के 4,000 रुपये, ठीक, आपने जैसे ही उसमें से 400 उसको दे दिए 400 रुपये, तो आप कह रहे हो कि मेरी जेब से क्या चले गए, 400 रुपये चले गए, तो आपने अपनी डायरी में लिखा है कहीं पर 4,000 रुपये, लिखा है 4,000 रुपये डायरी में, अब क्या इनको 4,000 रहने दोगे, 400 रुपये वहां भी तो कम करोगे आप, तो यस आपके जो क्रेडिटर है वो भी 400 से कम हुए, ठीक है, बाकी आपके इम्पैक्ट 0 आए। तो हम इसे सॉल्व करने बैठे हैं, देखें अल्टीमेट आंसर कितना आ रहा है, तो ये 700 आपका 7 से 4 या 3, तो ये बच गया आपका 48,300 कैश आपके पास अवेलेबल है, 500 का फर्नीचर अवेलेबल है, स्टॉक में अभी भी आपके पास 4,500 रुपये है। बात करें यहाँ पर आप बचाएगा 3,600 रुपये, और यहाँ आपका रहेगा 49,700। ठीक बात, अच्छा बात क्लियर हो गई होगी। लास्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कह रहा है कि पेड सैलरी ऑफ ₹200, आपने 200 रुपये सैलरी पे करी। ठीक बात, अगर जरा सोच के देखो 200 रुपये अगर सैलरी पे करोगे तो क्या होगा, कैश जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अभी कैश गया कैश, 200 रुपये कैश गया आपके पास से, क्यों गया, आपने ना तो कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, फिर भी कैश जा रहा है। तो ऐसी बातें होती हैं, ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनका सेम इंपैक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर पड़ता है। तो क्या करेंगे भाई, कैश भी माइनस होगा 200 रुपये से, ठीक बात, बाकी सारे इंपैक्ट 0 रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी कैपिटल को भी हम रिड्यूस करेंगे 200 रुपये से। ठीक है बात, तो अल्टीमेट इसको सॉल्व कर लें आप, अल्टीमेट इसको सॉल्व आप करने बैठेंगे। ठीक है बात, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, है ना, हाँ बोर्ड विजिबल है, थोड़ा सा कट रही चीज़ें देखो, ये आपका रहेगा 48,100 बचेगा आपके पास कैश, फर्नीचर आपके पास 500 का है,
स्टॉक आपके पास 4500 का अवेलेबल है, और यहाँ आपका जो 3600 का बचा है आपका, है ना, क्रेडिटर। और बात करें कैपिटल कितनी बची है आपके पास, 49,500। ठीक बात। तो ये क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हुआ। अब हमें देखो क्या करना, अब हमें क्रॉस चेक करना है इन तीनों का सम, इन तीनों का सम सेम आना चाहिए। वो आपको यहाँ पर लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, आपने 48,100 प्लस 500 प्लस 4500 ऐड करके एक आंसर यहाँ पे लिखना है। फिर इधर लाइबिलिटी साइड वाला 3600 और प्लस 49,500 का आंसर ऐड करके, दोनों को ऐड करके एक आंसर यहाँ लिखना है, और दोनों आंसरों ने सेम होना है। ठीक है, दोनों आंसर्स ने क्या होना बच्चों, सेम होना चाहिए दोनों आंसर। अब अगर सेम नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जोड़ के ये आ रहा है 53,100, इसको ऐड करना ना, 39,100 और 500 और 4500, ये आएगा 53,100, यानी 53,100 बनेगा ये। और 3600 प्लस 49,500 को अगर आप ऐड करेंगे तो वही बनेगा आपका 53,100। दोनों साइड सेम आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही ये क्वेश्चन हुआ आपका। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो आज का सेशन समाप्त किया जाए। और कुछ क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको फिर करवाऊंगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करवा दिए। अब कुछ थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपने वीडियोस को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, भरपूर प्यार देना है ना, तभी जाकर चीज़ें मेरे लिए भी अच्छी होंगी, क्योंकि मेरे को भी लगेगा कि चलो रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, तो आई थिंक करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि सामने वाले को मोटिवेट करते रहना हमेशा, जैसे हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं आप हमें करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।